हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मज़े में ही होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे ही होंगे। आई होप आप मज़े में ही होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे ही होंगे। तैयारी करने के लिए रात भर जगे ही होंगे। और ये मत पूछिए कि मैं कौन हूँ, हाल चाल पूछने वाला कोई न कोई सगे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से इस प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ बहुत कुछ आपको याद भी हो जाएगा। और ये जितना भी बच जाएगा, याद नहीं हो पाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ बताए गए हैं उसमें से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th क्लास में। तो चलिए दोस्त, बिना समय को गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ साइंस में जो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको टाइप बाय टाइप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट से कुछ सवाल लिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से देखते हैं। टाइप 1 में, टाइप ए में दिया है कुछ राशियाँ दी गई है और उनके मात्रक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ 1 नंबर में दिया गया है विद्युत धारा और इसका मात्रक में दिया गया एसआई मात्रक एम्पियर। तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, मात्रक इसका होगा एम्पियर, जिसको ए से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आवर्धन। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, ये मात्रकहीन होता है। उसी तरह से अपवर्तनांक भी मात्रकहीन होता है, यानी इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो इससे सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन आवर्धन का एसआई मात्रक है या अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाएगा कि कौन आवर्धन का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन 3 रहेगा और लास्ट में रह सकता है कि मात्रकहीन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मात्रकहीन। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, यानी इसको दूसरा भी मात्रक है प्रति मीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता डी बराबर होता है लेंस की क्षमता पी बराबर होता है 1/f। तो हम लोग पढ़े हुए 1/f, तो f यानी f फोकस दूरी है और किसी भी दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो 1/, है, इसलिए प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो हम लोग को यहाँ ऐसा ही मात्रक याद करना है, इसलिए लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक दोनों को याद करेंगे, डाईऑप्टर या प्रति मीटर। नेक्स्ट है विभव या विभवांतर। तो फ्रेंड्स, विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम लोग वी से सूचित करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितने भी ऐसा यूनिट दिए गए हैं क्लास 10th के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 में प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं और आर से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जिसे इस ग्रीक वर्ड ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति। तो शक्ति पावर, तो पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट, और इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है कार्य या ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा फ्रेंड्स दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जिसे जे से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 6 और 9, 6 में है प्रतिरोध और 9 में है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकता है। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, किलोवाट घंटा। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, या यूनिट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट।
नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एंगस्ट्रॉम, जिसे ए से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और हम लोग ये भी देखे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है, नंबर 11 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। इसके बाद में क्लास 9 से कुछ यहाँ पर ऐसा यूनिट लिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे दाब, तो दाब का ऐसा मात्रा हम लोग पढ़े हुए हैं पास्कल। त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब चलते हैं फिजिक्स का दूसरा पार्ट। तो फिजिक्स के दूसरे पार्ट में हम लोग टाइप 2 देखना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से दिए गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं और फोकस दूरी जिसे छोटा एफ से, में क्या संबंध होता है। तो आर बराबर होता है 2f, यानी कि f बराबर होता है r/2। तो ऑप्शन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं या वोल्ट मीटर कहते हैं। उसके बाद है, ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओम के नियम में हम लोग ताप को अचर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स देखिए I² VI और V²/R ये तीनों के तीनों विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। और नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब करेगा तो या से जा रहा है वी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र या जनित्र कहिए केवल, या विद्युत जनित्र, जनरेटर को कहते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो यहाँ अपवर्तन के बारे में पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसके भी 2 नियम है। और हम लोग यहाँ पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसके भी 2 नियम है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में। चलिए फ्रेंड्स बायोलॉजी का हम लोग टाइप सी है बायोलॉजी में, और क्वेश्चन टाइप सी है, ये देखते हैं लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सी में दिया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है, यानी जनन की विधि का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर जीव दिए गए हैं
जिन्हें एकल जीव कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन की विधि है ये, और ये एकल जीव है और ये अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में और ईस्ट में दोनों में मुकुलन विधि से जनन होता है। उसके बाद है ब्राइफाइलम। तो ब्राइफाइलम में कायिक प्रवर्धन विधि से जनन होता है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद है राइजोपस। राइजोपस में बीजाणु समाज संघ के द्वारा जनन होता है। उसके बाद प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विधि द्वारा जनन होता है। उसके बाद है अमीबा। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। उसके बाद प्लेज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। और एक है राई स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि द्वारा जनन होता है। खंडन और बहुखंडन एक ही विधि है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइप सी जो दिया गया है यहाँ पर जीव विज्ञान का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको याद कर लीजिए। और एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसे बोले थे, नहीं आया इस टॉपिक से सवाल। इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम 100% देता ही है, ठीक है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। और दूसरी बात, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है और उनको भी बोलिए दूसरे जगह शेयर करने के लिए। और इतना शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप डी। तो टाइप डी में हम लोग को अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे स्रावित हार्मोन है, यानी किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इसमें हम लोग देखेंगे, यानी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे उसको। तो पहला है थायराइड ग्रंथि। इसको ऑटू ग्रंथि भी कहते हैं फ्रेंड्स। थायराइड ग्रंथि को ऑटू ग्रंथि कहा जाता है और इससे स्रावित होता है थायरॉक्सिन। उसके बाद लैंगरहैंस। तो इससे सवाल देखिए, थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड। या ऐसे क्वेश्चन होगा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है लैंगरहैंस ग्रंथि से, लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं, या लैंगरहैंस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। और देखिए थायरॉक्सिन की मात्रा में संतुलन नहीं रहने से देखिए घेंघा रोग हो जाता है। और लैंगरहैंस यानी जो स्रावित होता है इससे इंसुलिन, इसकी मात्रा कम होने से डायबिटीज की बीमारी यानी मधुमेह की बीमारी हो जाती है। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और इसका सबसे हीटेड नाम दिया गया है मास्टर ग्रंथि, जो बाद में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो हम लोग देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। और इसी वृद्धि हार्मोन के चलते आदमी के मनुष्य की लंबाई बढ़ती है, या कम स्रावित होने से मनुष्य की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। नेक्स्ट है अंडाशय। तो फ्रेंड्स अंडाशय जो है एक मादा ग्रंथि है, जनन ग्रंथि इसको कहते हैं, जिससे मादा जनन हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन। और इसी एस्ट्रोजन के चलते लड़कियों में स्तन में उभार आता है। नेक्स्ट है वृषण। और वृषण जो है ये पुरुष जनन ग्रंथि है, जिससे पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, जो लड़कों में मूछ दाढ़ी के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद है अमाशय। और अमाशय से स्रावित जो हार्मोन है वो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल बनता है कि किससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी ये जो दिए गए हैं आप इसको और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद में याद कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बायोलॉजी के टाइप डी पर। तो देखिए टाइप डी में बायोलॉजी में इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीछे बोले ही हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मधुमेह के रोगियों को किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह की बीमारी होती है, यानी शुगर की बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं।
इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन। कौन है? एथिलीन। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकता है, सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद है नर युग्मक को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में परागकण होते हैं, परागकण। उसके बाद है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को। यानी आप लोग मेंडल याद रखिए, मेंडल शब्द देगा ही देगा, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो फ्रेंड्स वे अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीट करते रहता है। तो मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े। संख्या में जब कहेगा तो 23 दूनी 46, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक यानी सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन, या हिंदी में इसको कहते हैं वृक्काणु। तो नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो ये हुआ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री में 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, 1 या 2 नंबर, और कभी कभी देखिए इसको 5 नंबर में पूछ देता है मिलान करने के लिए कि सही मिलान कीजिए, विरंजक चूर्ण का ये अणुसूत्र क्या होगा, धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होगा। तो जो पूछता है वह यहाँ पर दे दिया गया है। 10 आप लोग को यौगिक दिए गए हैं जिनके फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिखा जा रहा है, और इसको आप लोग याद कीजिए कि किसका अणुसूत्र क्या होता है। इसको हम लोग रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। तो इससे 5 नंबर का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और 1 से 2 नंबर का एग्जाम में तो 100% पूछा ही जाता है। हर एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इसमें दे सकता है। जैसे जिप्सम दे दिया, जिप्सम का पूछ सकता है अणुसूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका रासायनिक नाम है CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हुआ, अणुसूत्र हुआ CaOCl2। इसको देखिए याद कीजिए, काउकल2 यानी CaOCl2, काउकल2। उसके बाद है धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसको अणुसूत्र कहते हैं Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये धावन सोडा का है। धोने का सोडा जिसको कहते हैं Na2CO3 × 10H2O, यानी इसमें 10 क्रिस्टल जल होते हैं इसमें। उसके बाद है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, यानी आधा जल के क्रिस्टल होते हैं इसमें। उसके बाद है जिप्सम। तो जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसमें और इसमें सिर्फ ये जल के अणुओं के द्वारा अंतर समझें। CaSO4 इसका भी है, CaSO4 इसका भी। इसमें ½ H2O होता है, यानी 1/2 H2O, और इसमें 2 H2O होता है।
उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है एन एन सॉरी HNO3 HNO3। उसके बाद है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है मेथेन। तो मेथेन का होता है CH4। और लास्ट है मेथेन से ये हुआ CH4 हुआ। उसके बाद लास्ट है संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों का एक ही होता है। इसको हम लोग खड़िया भी कहते हैं। खड़िया के रूप में भी कभी कभी पूछता है, तो खड़िया भी याद रखना। चौक तो CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो अभी हम लोग देखें टाइप F में केमिस्ट्री के कि किसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप G में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे दिया गया है प्रक्रियात्मक समूह और उनकी रचना कैसी होती है। जैसे नंबर 1 में है एल्कोहल। तो एल्कोहल का होता है बॉन्ड OH, ये दे सकता है। उसके बाद कीटोन। तो कीटोन का होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। इसको देखिए फिर से, बॉन्ड C बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन का। और यहाँ H जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए H जोड़ा गया है, बाकी सब वही है, तो ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। और यहाँ OH जोड़ देंगे, यहीं पे OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रचना बनाते समय हम लोग नाम आता है अल्कोहल का ऑल आता है, जो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ये सब को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप में बता रहे हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट टाइप में देखते हैं H में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से, जैसे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि वो कम क्रियाशील गैस है। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस रंग का लौह प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो श्वेत रंग का लौह प्राप्त होता है, श्वेत। उसके बाद है दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं आपको पता होगा। वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह से है एक है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑक्साइड धातु के हैं, बट ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण दर्शाते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर होता है, जिसमें इन दोनों का अनुपात होता है 1:3। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को ऐसे पलट देगा, देखिए ध्यान से, एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, जब उल्टा पलटी कर देगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। इसको याद रखिए, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड, ये आपकी बुक का है NCERT, एंटासिड औषधि
का उपयोग करते हैं जो क्षारकीय होता है। इसके बाद है एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा, पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी धातु हैं सब के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसी तरह से एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और उसका नाम है ब्रोमीन। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे उसको, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना सबसे आघातवर्ध धातु है। हम लोग पढ़े हैं कि 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तार में बदला जा सकता है। उसके बाद एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यानी एल्केन में जोड़ दो, एल्कीन में छोड़ दो और एल्काइन में घटा दो। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है और लास्ट भी हम लोग के लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक ऐसे धातु के नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत का सुचालक धातु जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक अधातु है। एक ऐसे अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जितने भी अधातु है सब के सब विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए देखिए, अभी तक हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग तैयारी कर लिए हैं और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, क्वेश्चन है 16 cm फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की त्रिज्या, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी क्या होगा इसका वक्रता त्रिज्या। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।